बिकॉज़ सोशल मीडिया के टाइम में, इंस्टाग्राम के टाइम में वो उनको लगता है रील बनाएँगे, वायरल हो जाएँगे। नो, एक्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट। नेवर सेल योर टैलेंट ऑन सोशल मीडिया। उसको मिक्स मत करो एक्टिंग के साथ। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज, इन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े बल्कि वो सारी प्री कंसीव्ड नोशंस तोड़ दिए जिसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री चलती है। ये पूरी का पूरी इंडस्ट्री है ना, ये पेशेंस का खेल है एंड ओवरनाइट कुछ होने वाला नहीं है। ये फिल्म ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करती, उनकी इंटेलिजेंस को जो है ना वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेती कि चलो आओ इनको बताओ कि कैसे आईएसआई और रॉ जो है वो स्पाइस एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। काफी सारे एक्टर्स ने मना किया था रहमान डकैत का रोल करने के लिए। सेम एक्टर कॉल्ड मी थ्राइस एंड 4 टाइम्स, जिन्होंने वो रोल मना भी किया था, उनके मैसेजेस मुझे आते हैं। दे ऑल के यार आई विश वी शुड हैव हाँ बोल दिया होता। ये फिल्म कहती है ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। The Right Angle with Sonal Kalra. कंट्रोवर्सी, इमोशन और स्पेकुलेशन, इस हफ्ते भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन सब के बिना कुछ नहीं हुआ। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द राइट एंगल विथ मी सोनल कालरा। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का एपिसोड विद द वीकली रैप। इस हफ्ते हो गई एक सरप्राइज शादी। तो ऐसा हुआ कि बादशाह के फोटोग्राफ्स आई शादी करते हुए ईशा रिखी के साथ, जो कि एक पंजाबी एक्ट्रेस है। लोगों को समझ में नहीं आया कि वो फोटोज़ रियल है, एआई जनरेटेड है, किसी प्रमोशन का पार्ट है। लेकिन फिर वो फोटोज़ ईशा रिखी की मदर ने अपने सोशल मीडिया पे डाली, जिससे लोगों को समझ में आया कि रैपर बादशाह ने वाकई में शादी दोबारा से कर ली है। ईशा रिखी, एज आई टोल्ड यू, इज़ अ पंजाबी फिल्म एक्ट्रेस एंड शी एंड बादशाह हैव अपैरेंटली बीन डेटिंग फॉर 4 years, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशनशिप को काफ़ी प्राइवेटली रखा हुआ था। बादशाह की इससे पहले भी एक बार शादी हो चुकी है जैस्मीन मसीह के साथ, जिनके साथ उनका डिवोर्स हुआ था इन 2020। वेल, फैंस आर हैप्पी दैट बादशाह हैज डिसाइडेड टू मैरी अगेन। इस हफ्ते एक्टर रणवीर सिंह ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी देने का ऑफर किया है, माफ़ी मांगी है फ्रॉम द फैंस ऑफ कंतारा चैप्टर 1 एंड ऋषभ शेट्टी, क्योंकि इफ़ी 2025 में रणवीर सिंह ने जो कंतारा चैप्टर 1 के जो देवा है, जो भूता पूला रिचुअल है, उनको मिमिक किया था एंड विच हैड मेड अ लॉट ऑफ फैंस रियली एंग्री। सो रणवीर सिंह ने कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में ये कहा है कि वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी के लिए तैयार है और वो चामुंडा देवी टेम्पल भी जाएंगे टू ऑफर हिज अपॉलॉजीज। और अब हम आते हैं अपने सॉल्व्ड सेगमेंट में। वेल, बाय द टाइम दिस एपिसोड एयर्स, धुरंधर द रिवेंज का तो बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ तो पक्का पार हो चुके होंगे या फिर होने वाले होंगे। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो सिर्फ फिल्में नहीं है, ये केस स्टडीज़ बन चुकी हैं। इन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े बल्कि वो सारी प्री कंसीव्ड नोशंस, वो सारे मोल्ड्स तोड़ दिए जिसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री चलती है। आज की ऑडियंस क्या देखना चाहती है, क्या टॉलरेट करती है, किस चीज़ पर पैसा खर्च करती है, उसका पूरा जो थॉट और इक्वेशन था ना, वही बदल दिया आदित्य धर की धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज ने। चलिए इस एपिसोड में आज हम बात करते हैं उन सबसे बड़े मोल्ड्स की या मिथ्स की जो कि लोग समझते थे पक्का से है, लेकिन धुरंधर ने एकदम से तोड़ के रख दिया। तो पहला मोल्ड ये कि लोग सोचते थे कि 4 घंटे की फिल्म है, ऑडियंस को बोर कर देगी, अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है ऑडियंस का। ये बहुत बड़ी लाउड अजम्पशन रही है जिसको धुरंधर ने चकनाचूर कर दिया। ओटीटी के एरा में लोगों का अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है। अब तो लोग सिर्फ रील्स देखते हैं, वो लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, पेशेंस नहीं है, उन्हें शॉर्ट कंटेंट चाहिए। आपने भी ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत लोगों से सुनी होगी, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री का तकिया कलाम तक बन चुकी हैं। इसलिए शायद आजकल 3 घंटे की फिल्मों को बहुत ही अतरंगी सी चीज़ समझा जाता है। एडिट टेबल पे हर कोई ये कोशिश करता है कि फिल्म को छोटे से छोटा करे, कि मतलब कौन इतनी देर बैठेगा। लेकिन फिर आई धुरंधर। ऐसा सुनने में आया है कि ओरिजिनली शॉर्ट फुटेज जो थी वो बहुत लंबी थी और उसे काट के 3.5 घंटे करने में भी एक्चुअली काफ़ी मेहनत लगी। लेकिन फिर दिसंबर 2025 में, ठीक अपनी रिलीज़ से पहले, मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम पिक्चर को 2 पार्ट्स में ही लेकर आएंगे। तो ये भी शायद पहली दफ़ा हुआ है। तो पहली धुरंधर आई 3.5 घंटे की थी और अब ये जो दूसरी धुरंधर आई है, धुरंधर द रिवेंज, ये भी तकरीबन 4 घंटे की है। लेकिन जब धुरंधर आई
तो चाहे वो 3.5 घंटे हो 4 घंटे हो, सबकी नींद खुल गई और लोगों ने बिल्कुल आंखें ऐसे करके लगता है फिल्म को देखा, बिकॉज आप देखिए कलेक्शन कहाँ जा रही है। और एक बात ये भी प्रूव हो गई कि लोग कहते हैं कि बार बार फिल्म को देखने कौन जाएगा, लेकिन धुरंधर जो है उसको लोग देखने बार बार जा रहे हैं, रिपीट व्यूइंग हो रही है। तो रिपीट व्यूइंग भी एक ऐसा मोल्ड है जो धुरंधर ने ब्रेक कर दिया। तो बात यह है कि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन खत्म नहीं हुआ, शायद उनकी टॉलरेंस फॉर मीडियोक्रिटी खत्म हो गई है। अगर अच्छी चीज बनाओगे तो लोग आराम से तैयार है, रात के टाइम आते हैं और तब भी 4-4 घंटे देखते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने रात को 11 साढ़े 11 का शो देखा, सुबह में 2 ढाई 3 बजे तक अपना फिल्म देखी और उसके बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सो दिस इज द मैजिक दैट धुरंधर हैज ब्रॉट। दूसरा जो एक मोल्ड था या मिथ था वो ये था कि हाई टिकट प्राइसेस जो है वो ऑडियंस को थिएटर से दूर कर देते हैं। वेल, पेंडेमिक के बाद एक नैरेटिव सेट हो गया था कि टिकट प्राइसेस को कम रखो, बहुत सारी ऑफर्स हो, 1+1 बाय 1 गेट 1, तभी लोग थिएटर्स में आएंगे। थिएटर गोइंग को एक डिस्काउंट ड्रिवन हैबिट बना दिया गया था। ट्रेड के लोगों ने इतनी बार ये कहा कि फिल्म मेकर्स ऐसा करके खुद ही अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं कि हमारी फिल्म की ये वैल्यू है, लिटरली प्लीड करना पड़ रहा है कि लोग थिएटर में आ जाए, हम फ्री में दिखा देंगे लेकिन थिएटर में बस आ जाए। अब धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज ने इस थ्योरी को सीधा चैलेंज किया है कि आपको पता है कि टिकट प्राइसेस जो है वो 3 तरीके के होते हैं। रेगुलर फॉर नॉर्मल फिल्म्स, पॉपुलर फॉर फिल्म्स जिसमें पॉपुलर स्टार्स होते हैं, बड़े स्टार्स होते हैं, और ब्लॉकबस्टर्स फॉर द सुपर स्टार्स। लेकिन धुरंधर ने ऑप्ट किया फॉर अ न्यू कैटेगरी ऑल टुगेदर, सुपर ब्लॉकबस्टर प्लस। मतलब 500, 800, 1000, 2400 रुपए की टिकट, ये वो दाम है जिन पे धुरंधर के शोज जो है वो पूरे देश में हाउसफुल जा रहे हैं। मुझे 2400 रुपए की एक टिकट पे भी हाउसफुल जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता ना, क्योंकि जब प्रोडक्ट जो है वो इवेंट बन जाता है ना तो प्राइस सेकेंडरी हो जाता है। लोगों में एक अर्जेंसी है कि इस फिल्म को जल्दी से जल्दी देखना है स्पॉयलर्स आने से पहले। ऑडियंस पैसा बचाने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस खरीदने के लिए तैयार है। अगर फिल्म उन्हें एक ऐसा सिनेमैटिक हाई देती है जो OTT पे रेप्लिकेट नहीं हो सकता, तो फिर वो कितना भी प्रीमियम पे करने को तैयार है विदाउट एनी हेजिटेशन। एक और मिथ जो धुरंधर के साथ ब्रेक हुआ वो ये है कि जो स्पाई जॉनरा होता है वो, उसका मतलब है कि ग्लॉसी सूट्स, जेम्स बॉन्ड टाइप के लुक एंड फील, 6 पैक एब्स और बहुत सारा ग्लैमर। अब इंडियन स्पाई जॉनरा का एक टेम्पलेट जो है वो बन चुका है पिछले कुछ सालों में। स्टाइलिश कार्स, एग्जॉटिक लोकेशन, सीक्रेट एजेंट्स का डांस करना और बिकिनीज पहन के घूमना रियलिटी से ज़्यादा फैंटेसी बन चुकी है। धुरंधर ने इस फैंटेसी को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। यहाँ का जो स्पाई है वो एक सुपर हीरो नहीं है, वो थका हुआ है और मॉरली कन्फ्लिक्टेड इंसान है। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है और आपके मेरे जैसे लोगों जैसा है। उसका काम फ्लैशी नहीं है, उसका काम डर्टी है। धुरंधर द रिवेंज जो है वो इस बात को और डीपन करती है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा अली मज़ारी जो है वो पाकिस्तान में लियारी जैसे ख़तरनाक जगह पे रह रहा है, जहाँ वो हर दिन सिर्फ जिंदा रहने को ही बहुत बड़ी अचीवमेंट समझ रहा है। यहाँ जो एस्पेनाज है ना, यहाँ की जो स्पाइंग है वो एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है, जहाँ दुश्मन बॉर्डर के पार नहीं है, सिस्टम के अंदर है। रणवीर सिंह के जो स्पाई पोर्ट्रेल से एक और मिथ ब्रेक हुआ कि जो स्पाइज की लाइफ है बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होती है। एक्चुअली इस फिल्म से पता चलता है कि एक स्पाई की एक्चुअली लाइफ कितनी ज़्यादा लोनली होती है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल ड्रामा एंड द मिथ्स अबाउट हाउ स्पाइज आर हैज़ ऑल्सो बीन ब्रोकन। चौथी चीज़ जो धुरंधर द रिवेंज ने ब्रेक कर दी है वो ये है कि मासेस और क्लासेस जो है वो एक अलग अलग टाइप की ऑडियंस है, दोनों को एक साथ केटर नहीं किया जा सकता। हाँ, इंडस्ट्री का एक और फेवरेट डिवाइड था ये। तो आप मास फिल्म बनाओ या तो, या जो कि सिंगल स्क्रीन पे चलेगी, या फिर आप क्लास फिल्म बनाओ जो मल्टीप्लेक्सेस ऑडियंस को पसंद आएगी। दोनों को एक साथ टारगेट करना जो है उससे सपोजिटली इम्पॉसिबल समझा जाता था। धुरंधर ने इस डिवाइड को इतना इररेलेवेंट बना दिया कि मैं क्या बताऊँ। इसमें विसल वर्दी मोमेंट्स भी हैं और बहुत सारे लेयर्ड, कॉम्प्लेक्स, नुआंस्ड डायलॉग्स भी हैं। एक तरफ रणवीर सिंह के सीन्स पे सीटियाँ बज रही हैं, एक्शन सीन्स पे, दूसरी तरफ लोग आपस में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, वो पीक डिटेलिंग की बातें कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे ये दोनों वर्ल्ड्स जो है वो इकट्ठे आ गए हैं। ये फिल्म ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करती, वो उनको बच्चा नहीं समझती, उनकी इंटेलिजेंस को जो है ना वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेती कि चलो आओ इनको बताओ कि कैसे ISI और रॉ जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कैसे 2 एनिमी स्पाइज एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ये फिल्म कहती है ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आपने कभी देखा है एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल हिंदी फिल्म
जिसमें लीड एक्टर जो है वो ए लिस्टर एक्टर इस टाइप के डायलॉग बोल रहा हो, पर इस फिल्म ने वो करके दिखाया है एंड एक्चुअली दैट इज व्हाई इट रेजोनेट्स विद द वे कॉमन पब्लिक इज राइट नाउ फीलिंग। यही कारण है कि धुरंधर टियर 2 सिटीज में भी उतना अच्छा कर रही है, टियर 3 सिटीज में भी उतना अच्छा कर रही है एंड कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में भी इतना ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही है। तो मासेस और क्लासेस का जो इमेजिनरी डिवाइड था उसे धुरंधर ने एकदम तोड़ दिया है। एक और मिथ जो ब्रेक हुआ है धुरंधर के साथ वो ये है कि फ्रेंचाइजी से लोगों को फटीग हो चुका है, ऑडियंस जो है वो अब सीक्वल से थक चुकी है। वैसे टेक्निकली धुरंधर जो है वो सीक्वल नहीं है, मतलब इकट्ठा शूट हुई थी फिल्म और उसे 2 पार्ट्स में बांटा है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए तो 2 ही महीने में धुरंधर 1 और धुरंधर 2 आ गई। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ये बात बार बार बोली जा रही थी पिछले कुछ टाइम में कि ऑडियंस जो है वो फ्रेंचाइजीज से बोर हो चुकी है, सीक्वल्स जो है वो लेजी होते हैं, एक्साइटमेंट ड्रॉप हो जाता है। अब धुरंधर ने इस मिथ को इतनी ब्रूटली डिसमेंटल किया है। ये सीक्वल जो है ये सिर्फ कंटिन्यूएशन है, मतलब एक ही साथ शूट हुआ था, और एस्केलेशन भी है इन द सेंस कि स्टेक्स जो है वो बढ़ चुके हैं, कैरेक्टर्स इवॉल्व कर रहे हैं, ऑडियंस को फील हो रहा है कि ये स्टोरी ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है, फोर्सफुली खिंच नहीं रही है। इसलिए लोग कंपैरिजन भी नहीं कर रहे, एंटिसिपेशन कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी फटीग तब होती है जब स्टोरी टेलिंग जो है वो रेपिटेटिव हो जाए। धुरंधर यूनिवर्स ने ये ट्रैप को पूरी तरह से अवॉइड किया है। पहले पार्ट में अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है रहमान डकैत का, उसकी मौत हो जाती है, तो दूसरे पार्ट में उन्होंने ऑडियंस के लिए उसे जबरदस्ती फ्लैशबैक सीन्स में लाने वाला काम नहीं किया और रिजल्ट आपके सामने है। ऑडियंस सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रही, डिमांड कर रही है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ धुरंधर। लेकिन यहाँ भी आदित्य धर ने मना कर दिया है। बहुत आसान होता अगर धुरंधर द रिवेंज के बाद वो आखिरी सीन में कुछ ऐसा दिखा देते कि अजय सान्याल या जो आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो कोई नया मिशन अब लेकर आ गए हैं, लेकिन ऑडियंस इसके लिए तैयार थी, एक थर्ड पार्ट के लिए भी। लेकिन आदित्य धर ने कहा कि नहीं, हमें ज़बरदस्ती नहीं खींचना है चीज़ें, चाहे वो ऐसी फिल्म बनती जो शायद 1000 करोड़ रुपए कमा लेती, लेकिन जहाँ कहानी का अंत ज़रूरी है वहाँ कहानी का अंत होगा। ये बात समझ के धुरंधर के डायरेक्टर ने समझदारी से काम लिया और इस मिथ को पूरी तरह ब्रेक कर दिया। एक और मिथ जो लोगों के दिमाग में बस चुकी थी वो ये थी कि फिल्म के चलने के लिए गानों का तड़का होना जो है वो ज़रूरी होता है। अब धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज की जो एल्बम्स है वो स्पॉटिफाई जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे गदर मचा रही हैं। इस 7 घंटे की सागा में सिर्फ एक लिपसिंग गाना है, एक, फिर भी इसके म्यूजिक को गोट बोला जा रहा है। शाश्वत सचदेव जो है वो इन दोनों फिल्मों के म्यूजिक कंपोजर हैं। उन्होंने पुराने जेम्स को ढूंढकर उन्हें किस तरीके से पैकेज किया है, रीपैकेज किया है, स्टोरी के साथ इंटीग्रेट किया है। बैकग्राउंड में चल रहे हैं ये गाने और हर सिचुएशन पे वो इतना सटीक बैठे हैं कि उस पूरे सीन को वो एलिवेट कर देते हैं। माइंडलेसली रिक्रिएट नहीं किया जा रहा जस्ट फॉर इंस्टाग्राम रील की चलो पिक्चर है तो 3-4 गाने होने चाहिए उसके अंदर। मन्ना डे और आशा भोसले का ना तो कारवां की तलाश है, नुसरत फ़तेह अली खान का दिल पे ज़ख्म खाते हैं, गुलाम अली साहब का चुपके चुपके रात दिन, और पंजाबी फोक जैसे बारी बरसी धुरंधर की एल्बम ने इन सब रेट्रो सॉन्ग्स को बहुत कूल बना दिया है। तो अगर हम सम अप करें तो धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज ने सिर्फ एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज क्रिएट नहीं किया, इन्होंने इंडस्ट्री के सारे कंफर्ट जोन्स को तोड़ दिया है। इन्होंने ये प्रूव किया है कि जो ऑडियंस है उसको अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ा रिस्क है। वो लंबी फिल्म्स देख सकते हैं, वो ज़्यादा पैसे खर्च के प्रीमियम टिकट्स ले सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नैरेटिव समझ सकते हैं और वो सीक्वल्स को भी अपना सकते हैं। बस एक कंडीशन है, उन्हें कुछ ऐसा दो जो जेन्युइनली एंगेजिंग हो। ये फिल्म्स एक रिमाइंडर है कि सिनेमा अभी तक एक पावरफुल मीडियम है और रहेगा। तो आज के बाद अगर कोई भी ये बोले कि ऑडियंस ये नहीं देखेगी तो धुरंधर का एग्जाम्पल सामने रखना चाहिए कि प्रॉब्लम ऑडियंस की नहीं है, प्रॉब्लम अजम्पशंस की है। और अब हम आते हैं अपने कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट द ज्वेलरी स्टोरी सेगमेंट पे। इस बार ज्वेलरी स्टोरी पे हम बात करेंगे गोलकोंडा डायमंड ज्वेलरी की। ये दुनिया की सबसे रेयर और प्रेस्टिजियस कैटेगरीज में आती है क्योंकि ये डायमंड्स जो है वो इंडिया के हिस्टोरिक गोलकोंडा माइंस से निकले थे, जहाँ से कोहिनूर और होप डायमंड जैसे लेजेंड्स आए थे। इनकी खास बात यह है कि इनकी ऑलमोस्ट वाटर लाइक ट्रांसपेरेंसी होती है और नेचुरल ब्रिलियंस जो है वो बिना ज़्यादा कटिंग के भी काफ़ी चमकती है। आज के टाइम में गोलकोंडा डायमंड सिर्फ हाई एंड ऑक्शंस या रॉयल कलेक्शंस में मिलते हैं, इसलिए इनकी जो ज्वेलरी फॉर्म है वो एक्स्ट्रा अल्ट्रा एक्सक्लूसिव होती है। मैं भी गोलकोंडा डायमंड पहनती हूँ, ये मेरे लिए मेरी सबसे चेरिश्ड पोजेशन है। अगर किसी के पास गोलकोंडा डायमंड पीस है तो वो सिर्फ ज्वेलरी नहीं, एक प्राइसलेस हिस्टोरिकल लेगेसी को ओन करते हैं। और याद रखिए कि ये डायमंड्स कहीं पे ब्लड मनी से या दैट अनएथिकल लेबर से निकाले हुए डायमंड्स नहीं है, ये इंडिया की अपनी
हिस्टोरिकल लेगेसी है. सो ट्राई एंड सी इफ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन अ गोलकोंडा डायमंड. सोनल रेकमेंड सेक्शन में मैं इस हफ्ते बता रही हूँ एक वेब सीरीज़ कॉल्ड तेहरान, जो मैंने रिसेंटली देखी एप्पल टीवी पे. अगर आप लोग फौदा टाइप सीरीज़ को पसंद करते हैं तो आपको तेहरान बहुत पसंद आएगी. इट्स द स्टोरी ऑफ एन इज़राइली डिटेक्टिव, एन इज़राइली स्पाई जो कि ईरान में तेहरान में चला जाता है और उसके बाद उनके साथ कैसा होता है. और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है, बट full of action, full of edge of the seat, thrilling moments. And especially now when the Israel-US and Iran war is going on, when you see this series, you'll get to see the daily life that happens in Tehran, the kind of protests that have been happening. So it's quite an insight into the life in Iran. You should go watch it. The series is called Tehran and it's available on Apple TV. In the sneak peek section, get ready for a spectacular showcase of storytelling at its boldest, as Prime Video revealed a power-packed 2026 slate recently, featuring its biggest and most diverse lineup of Indian originals. तकरीबन 55 सीरीज और फिल्म्स जो है वो Amazon Prime ने अभी रिसेंटली बॉम्बे में एक बहुत ही ग्लिटरिंग फंक्शन हुआ था, वहाँ पे अनाउंस की. बहुत सारे स्टार्स आए थे, फिल्म के कास्ट और क्रू आए थे. एंड नाउ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ईयर फुल ऑफ लवली content coming your way from Amazon Prime Video. और अब हम आते हैं अपने OTT मीटर सेगमेंट में. OTT मीटर जो कि हमारा एक ट्रैकर है जिसे हम ट्रैक करते हैं सी वोटर के साथ, और इसमें हम हर हफ्ते कोई ना कोई वेब सीरीज़ या फिल्म है उसको इवैल्यूएट करते हैं. तो इस हफ्ते बारी है बॉर्डर 2 की. तो बॉर्डर 2 हैज़ ड्रॉप्ड ऑन नेटफ्लिक्स. उसमें सनी देओल है, वरुण धवन है, दिलजीत दोसांझ है. अगर आपने बॉर्डर देखी थी और उसके बाद बॉर्डर 2 खैर थिएटर्स में भी आई थी, अगर आपने वहाँ मिस की है तो आप बॉर्डर 2 को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं. इन आवर OTT मीटर सेगमेंट वी इवैल्यूएटेड एंड वी फाउंड आउट that Border 2 had a very high buzz rate of 82%. मतलब हर 100 लोग जिनसे हमने बात की across the country, उसमें से 82 लोगों को पता था कि Border 2 ड्रॉप हो रही है on OTT. 64% people actually ended up seeing it, and then the rating of Border 2 on OTT at least is also pretty high. It is 3.9 out of 5. So you can watch Border 2 on Netflix now. इस हफ्ते के ऑन कॉल विद सेगमेंट में मेरे साथ जुड़ रही है एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके बारे में हम फिल्म फ्रेटर्निटी में तो जानते ही थे कि वो अपने फील्ड में बेस्ट है, लेकिन धुरंधर आने के बाद हर कोई ये बात कर रहा है कि भैया धुरंधर की कास्टिंग किसने की है. अगर मैं क्रिकेट और बॉलीवुड के बीच की एक एनालॉजी सेट करूँ तो दिस पर्सन हैज ट्रूली हिट अ सिक्सर with the casting direction of Dhurandhar that he did. I'm very happy to have with me on the On Call With segment Mukesh Chhabra, the casting director of Dhurandhar and Dhurandhar The Revenge. Hi Mukesh, welcome to The Right Angle. थैंक यू वेरी मच. सो नाइस. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने ऐसा इंटरव्यू दिया. मुझे लगता है ऐसा आपने इंट्रोडक्शन दिया ना, फील मोर रिस्पॉन्सिबल एंड फील कि अभी और भी बहुत कुछ करना है. थैंक यू वेरी. नहीं मुकेश, आपने बहुत बड़ा काम ऑलरेडी भी आप इतना अच्छा काम करते रहे हैं जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बोला, और धुरंधर के बाद तो मतलब लोगों ने बिल्कुल ही मान लिया है कि आप क्या कमाल कर रहे हैं कास्टिंग के साथ. तो धुरंधर की कास्टिंग के दौरान आपको ये किस मोमेंट में फील हुआ दैट यू ट्रूली हिट अ सिक्सर विद दिस? आई थिंक ऑनेस्टली द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट आदित्य, बिकॉज मैंने 370 भी किया था, तो ऑलरेडी ही सेड आई एम डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बट आई रियली नीड यू लाइक आई सेड ओके 100%. तो उसके बाद जब पहली बार जब मैंने ओजस हिज डीए ही नरेटेड द होल स्टोरी टू मी. आई सेड आदि ने बोला कि तू पहले कहानी सुन ले, देन आई विल कम बैक आफ्टर 4 आवर्स. एंड यू वोंट बिलीव, मैं 15-20 मिनट तक आई फुल्ली नम. आई सेड कि एक सेकंड, how will I do this? It's so interesting. मुझे लगा था if I crack this right, I'm sure the whole country will talk about this film because the way Aditya told me कि this will change everything, and वही हुआ. I'm just surprised कि जैसा उसने बोला था वैसा ही हुआ. उसमें एक एक कैरेक्टर का ब्रीफ, एक एक स्टोरी, एक एक सीन में so very well written कि हम गलत जाने के चांस बहुत कम थे. वो इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया हुआ था. तो वो तब मुझे याद है, पूरे लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है जब ये पहली बार नरेशन हुआ था. एंड वो एक बिना ब्रेक के, बिना इंटरवल के, आई डिडंट मूव फॉर लाइक 4 आवर्स.
नो इट्स बीन फैबुलस मुकेश एंड धुरंधर के बाद लोग जो है ना वो ये समझ गए हैं कि सिर्फ लीड कास्ट की बात नहीं हो रही. ऑफ कोर्स द लीड कास्ट इज फैबुलस बट धुरंधर इज वन फिल्म वेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर एंसेम्बल कास्ट. मतलब एक एक कैरेक्टर की डिटेलिंग में लोग जा रहे हैं. इनफैक्ट वो पीक डिटेलिंग वायरल भी हो गया. तो धुरंधर की कास्ट डिसाइड करते वक्त आपको किसकी कास्टिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आया? आई थिंक शुरुआत में भी ओनली सिर्फ रणवीर ऑलरेडी ऑन बोर्ड था. उसके बाद ऑफ कोर्स रहमान टिकैत, अक्षय खन्ना से लेकर अर्जुन रामपाल एंड थिंकिंग ऑफ माधवन एंड ऑफ कोर्स ये जितने भी लोग थे इनके बारे में भी सोचने को क्या बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है टू गेट बिग स्टार कास्ट टू डू एन फिल्म इन टुडेस टाइम. You know, I don't know how it is. Because अभी तो getting a two heroes is also very 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 difficult. तीन एक्टर को साथ लाना बहुत मुश्किल होता है. And very happy that अक्षय खन्ना came on board, संजय भाई came on board immediately, माधवन, अर्जुन रामपाल. I think ये सब यहाँ से शुरुआत हुई थी कहानी की. पहले ये बड़ा वाला करते हैं, उसके बाद धीरे 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 विल गो इनटू डिटेल. बिकॉज वंस वी नो कि रहमान टकिया अभी सेट हो गया, देन वी लेट्स थिंक ऑफ उजैर बलेज कौन होगा. अर्जुन रामपाल अगर करेक्ट हो गया, देन माधवन immediately said yes. And that was my honestly that's my favorite casting. Because the first day in 2 hours we locked the casting. Then we started making calls. एंड देन वंस की 4 लोग हो गए. उसके बाद राक्षस भी थी, देन आलम हैपन. तो हमने क्या किया, स्लोली स्लोली बड़े से शुरुआत किया, हमारी एनर्जी वहां जाए, धीरे 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 करके फिर एक एक सीन पे आए. तो दैट क्योंकि प्रोसेस है पूरा. आई रिमेम्बर द प्रोसेस टू ऑलमोस्ट 1.5 year फॉर द एंटायर कास्टिंग फॉर दिस 2 films फॉर 2 parts. या मुकेश जी आपने राकेश बेदी का मेंशन किया जमील जमाली के कैरेक्टर के लिए. तो राकेश बेदी इज बीन अ फैबुलस एक्टर बट इस रोल के लिए ऐसे कोई उन्हें सोच नहीं सकता था. आपको राकेश बेदी का थॉट कैसे आया? पीपल आर सो इम्प्रेस्ड विद दैट कास्टिंग. आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग पीपल में आई कीप टेलिंग एवरीवन कि लोग मुझे हायर करते हैं फॉर माय ओपिनियन एंड माय आइडियाज. See, it's not about data. It's just that कि who will fit where. That's the whole point of casting कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप कैसे सरप्राइज करते हो और कैसे लोगों को ये महसूस कराते हो कि एक सेकेंड, हाउ डिड यू थिंक दैट. दैट्स द होल Yeah. पॉइंट ऑफ कास्टिंग कि इसने ये ऐसे कैसे सोचा. तो आई रिमेम्बर व्हेन एंड ऑनेस्टली नाउ आई कैन रिवील दैट सो मेनी एक्टर्स आई नो टू दैट पार्ट इन द बिगनिंग. So I said, Wow. okay, because why as I said, to getting this ensemble cast was a little difficult. But then we thought, okay, Rakshit Bedi had done one scene with Aditya there. I said, if you already work with him, why don't you think of this actor as a great actor? People will be in shock because he does mostly comedy scene. ये पूरा का पूरा सरप्राइज करते हैं, तो दैट लोग भी थिंक ये कहाँ से सोचा. किसी का भी ध्यान उन पर नहीं जाएगा. दैट्स द होल पॉइंट. एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड हिम एंड आई सेड नेक्स्ट आदित्य, ऐसे राकेश भाई आपको बोला था ना वो एक बहुत बड़ा बताने वाला है, आ गया, ये लो बात करो आदित्य से. वी वर सिटिंग टुगेदर एंड ऑन द फोन वी लॉक्ड हिम बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि वो ऐसा हो जाएगा. एंड आदि सर मैंने भी एक सीन करा हुआ है, बहुत मजा आएगा, ग्रेट आइडिया. भूल जाए जिन लोगों के साथ काम किया, मैं तो वेरी कंफर्टेबल फॉर दिस पार्ट. आई नो आई कैन मेक हिम द वे आई वांट हिम टू एक्ट. एंड लुक एट व्हाट हैपेंड टू द रोल. एवरीवन इज आस्किंग मी अबाउट दिस. एंड आलम विद गौरव गेरा, सब लोग मुझे से बार बार पूछते हैं कि ये कौन एक्टर है. ऐसे गौरव गेरा है आफ्टर द फिल्म. तो ये सब हुआ. तो ये गौरव गेरा की भी मैं बात करूं मुकेश, तो गौरव गेरा को हम लोग इतने सालों से जानते हैं, लाइक यू नो विद दिस वेरी क्यूट कॉमिक कैरेक्टर्स, द फनी कैरेक्टर्स दैट ही यूज्ड टू डू. और आलम के रोल में वो जैसा लग रहे हैं, मुझे लगता है उनके अपने आसपास के जानने पहचाने के लोग भी उनको पहचान नहीं पाए. तो अगर कोई अपनी रियल लाइफ में इतना डिफरेंट लगता है तो आप उसे कंप्लीटली डिफरेंट दिखने वाले रोल में कैसे इमेजिन कर लेते हो? जैसे गौरव गेरा को आपने आलम के रोल में कैसे इमेजिन किया? आई नो when I read the script मुझे हमेशा लगता है कि हाउ कैन आई गो अगेंस्ट द टिपिकल वे ऑफ थिंकिंग कास्टिंग. कि एक तो क्या है, उसने बहुत सारे फनी वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारा कॉमेडी करता है, तो किसी को उसके बारे में मालूम ही नहीं कैसे सरप्राइज करेगा. तो आइडिया कि वो इस सेम बात मैंने ऐसे पहले आरक्षी सिंगर बोला कि किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि वो ऐसा सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि किसी उसका दिनों प्रीवियस रोल का इमेज किसी बहुत सीरियस ऐसा इम्पैक्ट. अगर किसी ऐसे एक्टर को लेते हैं जिसने बहुत सारे ऐसे सीरियस रोल किए हैं, तो आपको पता है ये कुछ ना कुछ सरप्राइज करेगा. इन दिस केस वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. और मैंने गौरव का बहुत सारा काम देखा है, मुझे पता है कि जो एक्टर इतना इंटरेस्टिंगली मिमिक्री या कॉमिक की वीडियो बना रहा है, आई ऑल्सो नोट जस्सी जैसे कोई नहीं देखा. एंड ऑल्सो द सरप्राइजली वो बॉम्बे छोड़ के जा चुका था. ही शिफ्टेड बैक टू गुड़गांव. आई डोंट नो इफ यू नो दिस. नो आई डिड नॉट. सो आप कह रहे हैं कि गौरव गेरा मुंबई छोड़ के वापस जा चुके थे, गिवन अप ऑन फिल्म्स? यस, ऐसे मैंने कॉल किया, ऐसे कि दाढ़ी बढ़ाएगा थोड़े दिनों के लिए, मुझे दाढ़ी में एक टेस्ट करना पड़ेगा बिल्कुल. मुझे सरप्राइज है लोगों को, बोला पाजी आप जो बोलोगे मैं करूंगा. उन्होंने दाढ़ी बढ़ा के टेस्ट किया. एंड इवन आदित्य सर हु दिस एक्टर, सर गौरव गेरा. ही सेड व्हाट. तो आई थिंक आफ्टर द फिल्म
एवरी सिंगल पर्सन इन द इंडस्ट्री आई नो मैसेज मी, यार एक्टर कौन था, बहुत अच्छा नया फेस, ऐसा नया नहीं है, गौरव गेरा है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट कास्टिंग व्हेन पीपल गेट शॉक। मेरा को हमेशा लगता है फ्रॉम द गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑल्सो कि ये चिल्लर पार्टी से पंकज को उठा के सुल्तान बनाया, नेगेटिव बनाया, तो मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा लोगों को सरप्राइज करो, थोड़ा सा डिफरेंट सोचो, सो दैट वो एंटी सोचेंगे तभी उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। दैट्स द होल पॉइंट। तो सो ट्रू मुकेश। ऑल्सो दैट नवाज शरीफ कैरेक्टर, मतलब वो लोग सिनेमा हॉल में खड़े हो रहे हैं हैरानी के साथ। आई मीन आई नो दे मे बी स्पेशल इफेक्ट्स और एआई, बट फिर भी वो कैरेक्टर तो मतलब बहुत ही कमाल की कास्टिंग आपने कर दी है। तो वो कैसे हुआ नवाज शरीफ की कास्टिंग? आई थिंक पूरी फिल्म के प्रोसेस में जो मैंने एक चीज नोट करी, हमारे पास कोई रेफरेंसेस पिक्चर तो थे, बिकॉज रियल और फिक्शन के बीच में हमारे पास कोई रियल कैरेक्टर भी थे। तो मैंने एक्चुअली अपनी टीम के साथ मिलके 4-5 महीने सिर्फ रिसर्च ही किया, लोगों के फेसेस, सारा डेटा देखा, कौन उससे क्लोज रहता है, किसी की पर्सनैलिटी, किसका बिहेवियर, किसी का स्ट्रक्चर, किसी की हाइट। पहले तो मैंने उनकी फिजिकलिटी को एक फोल्डर में बनाया है कि अतीक अहमद ऐसा दिखना चाहिए, नवाज ऐसा दिखना चाहिए, बाबू डकैत ऐसा दिखना चाहिए। तो पहले तो मैंने एक फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो लोग फिट होते थे उनको बनाया। देन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग पीपल कि ये इस पर्सनैलिटी के हिसाब से। मुझे लैंग्वेज भी करेक्ट चाहिए था उन लोगों की, एक उर्दू करेक्ट चाहिए, लैंग्वेज भाषा करेक्ट चाहिए। तो उसके बहुत डिटेल में जाए कि पहले तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर तो मिल गया, लेकिन वो लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा कि वहां का नहीं है, तो लैंग्वेज में सेकेंड ऑप्शन। तो डिटेल में 4-5 महीने तो मैंने सिर्फ रिसर्च किया है विद माई टीम, जैसे पंकज, पूर्वी, दिया, उस सब जो मेरे कास्टिंग एसोसिएट और कास्टिंग टीम थे, हम लोगों ने सिर्फ बोला कि मुझे कुछ मत करो, पहले सारा डेटा निकाल लो, फाइंड पीपल जो पहले जैसे दिखते हैं, उसपे से जो करेक्ट लैंग्वेज होगा, जो करेक्ट बिहेवियर होगा, वैसे ही दिस इस कुमार, जिस मशहूर अमूर्य जो एक्टर जिसने ये रोल किया है, वो ऐसे ही मिला हमारे ऑफिस में, और फिल्म के अलग अलग रोल देने के लिए आते हैं। तो सारा डेटा देख के चुन के उसके बाद, एंड आई डोंट ऑडिशन इमीडिएटली पीपल, आई स्पेंड टाइम और डूइंग रिसर्च, बिकॉज होता क्या है कि फटाफट आप ऑडिशन करना शुरू कर रहे हो, जैसे यू व्हेनेवर यू कम टू माय ऑफिस, यू सी दे नो वन इज ऑडिशनिंग बिकॉज वे थिंकिंग ऑल द टाइम। When we are sure about the people कि ये 3 लोग करेक्ट लगे इस रोल के लिए, only test those 3 people, don't waste everyone time and let's not waste our time। तो सोचते 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 ऑप्शन निकला था, एंड इट्स हिज फिजिकल स्ट्रक्चर, हिज लैंग्वेज, हिज कॉम्प्लेक्शन, हिज हाइट, वो सब मैच हो रहा था। या अमेजिंग। सो मुकेश, जैसे आपने बताया कि किसी एक काफ़ी सारे एक्टर्स ने मना किया था रहमान डकैत का रोल करने के लिए, तो जब फिल्म सुपर हिट हो गई तो उसके बाद उन्हीं एक्टर्स ने, वेदर यू वांट टू रिवील द नेम्स और नॉट, बट ऐसा हुआ कि किसी एक्टर ने वापस से आपको कॉल करके कहा हो कि यार मुकेश, यू शुड हैव कन्विंस्ड मी मोर टू डू दिस रोल? Same actor called me thrice and 4 times. Both 2-3 actors said no to this film. They all said, "Okay, yaar, I wish we should have हाँ बोल दिया होता." And every morning I said, "Guys, next time don't forget. I will say yes, whatever you tell me." All the and everyone and this overnight, this suddenly जो 3 2 3 after फर्स्ट पार्ट के बाद, अब मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं एक्टर के, तू बता क्या करना, आई एम ऑन। वाह, आई थिंक वो एक ट्रस्ट बन जाता है, नाउ दे और रियलाइज। आई थिंक जिन्होंने वो रोल मना भी किया था, उनके मैसेजेस मुझे आते हैं, एंड आई सेड कि डोंट वरी, अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे, ये जस्ट बिगनिंग, मुझे तो अभी और कुछ करना है, अभी मैं बोर नहीं हूँ, अभी तो मैंने थोड़ा काम और करना है, ऐसा नहीं है कि रहूंगा तो इसे। बट ये है कि वो जो इतना बड़ा चेंज हुआ लोगों का टुवर्ड्स मी एंड फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज एक्चुअली गिविंग मी मोर कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू बिगर एंड बेटर देन दिस। तो एब्सोल्युटली मुकेश, अब मुझे सारा अर्जुन की कास्टिंग का भी आपसे पूछना है धुरंधर में, बिकॉज इट वाज एट द एंड ऑफ द डे अ बिग प्रोजेक्ट, और आप उसमें एक ऐसी एक्ट्रेस ले रहे थे जिनका डेब्यू था। तो हाउ डिड सारा फिट इनटू द रोल इन धुरंधर? सी हमारा इनिशियली ना बहुत सारा डिस्कशन इस फिल्म में चला था कि हमको जिस जगह की वो लड़की दिखानी है, कोई ऐसा फ्रेश अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। इनिशियली वी थॉट ऑफ सो मेनी बिग established actors name. Aditya got so many messages from different people. I got messages कि why not me, because he's of course he's run with most of the people. Then हम लोग बहुत क्लियर थे कि पूरी दुनिया में वो फ्रेश लड़के लगने चाहिए कि जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, किसी पुरानी फिल्म का बैकग्राउंड ना हो, तो ऐसा लगे कि उस दुनिया में ही इज गोइंग, वो उस दुनिया में जाए। दैट्स द होल आइडिया, एंड वी ऑडिशन सो मेनी पीपल, आई थिंक मोर देन 1,000 गर्ल वी ऑडिशन। एंड आई मेरे को बहुत ब्रीफ क्लियर था, कंप्लीटली फ्रेश, अ न्यू अप्रोच, एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज, एंड लगना चाहिए कि वहाँ की है, क्योंकि उससे ये फील होता है कि उस मुल्क में आप जा रहे हो। दैट्स द होल आइडिया। तो देन शी डिड, एंड आई डोंट नो इफ यू सीन द फिल्म पार्ट 2 में सीन जब वो फर्स्ट टाइम बोलते कि आर यू हिंदुस्तानी एजेंट, दैट वाज माय ऑडिशन स्क्रिप्ट। ओह रियली? तो ऐसे जो इस सीन को अच्छा कर देगा, पहले तो मैं जो उसकी फिजिकलिटी, जो अपीयरेंस पहले मैच होनी चाहिए टू द रोल, जो सीन को अच्छा करेगा, जब हमने शॉर्टलिस्ट किया, आई रिमेंबर वी डिड द सीन विद मिनिमम 50 पीपल आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग,
And then we shortlisted 30, then we came down to 20, then 10, then 5, then 3, and then 1. Wow. And that process thing. And जब उसने वो सीन किया था, immediately sent it to Aditya on WhatsApp. He said, कौन है ये? I said, she's the new girl. She just done few ad film as a child actor and 1 or 2 film as a child actor. And then initially we were little thinking कि वो थोड़ी छोटी लगेगी नहीं लगेगी ऐसा वो सब कैलकुलेशन होता है कास्टिंग में कि सोचते हैं कि करेक्ट लेकिन then we thought कि तो कहानी के हिसाब से वो करेक्ट लगेगी that he is going there and trying to woo that girl. That's the whole point. She gave a kick-ass audition. If I'm going to release that audition in next 1 week, and you know that why we took that girl. या इनफैक्ट इट्स अ फैबुलस आइडिया मुकेश. इनफैक्ट आपको धुरंधर की तो सारी कास्टिंग की ऑडिशन टेप्स अगर आप रिलीज करो तो वही सुपर हिट हो जाएगी. Since morning I'm been playing with one idea. You guys better know, and Ritika is also there. You're also there because you guys are genius in doing this journalism and all this. I'm thinking of release a documentary, make a documentary on the process of casting. So the real scene and the actor doing auditioning and discussing how we did the process. I'm still thinking about that idea, but I'm going to work on definitely on that documentary so that we can release that soon. इट्स अ फैबुलस आइडिया मुकेश. और ऐसा कि कोई कैरेक्टर था जिसकी कास्टिंग में आदित्य धर पहले कन्विंस नहीं थे लेकिन फिर आपने इंसिस्ट किया कि इसी को लो और उसके बाद आदित्य टोल्ड यू दैट मुकेश यू वर राइट अबाउट दिस पर्सन प्लेइंग दिस रोल? Initially, Arjun Rampal, even the Akshay Khanna, even only the Madhavan immediately said yes. Both of them. बाकी समय तो टाइम लगा. Even the Sanjay Dutt part, we were thinking so many people because earlier we never thought of going to cast so many big stars. To be honest, we had a very different kind of actor in our mind. So then I pushed him. We thought कि और बड़ा सोचते हैं, और बड़ा सोचते हैं, और बड़ा सोचते हैं. कि क्या role? Nobody will trust me, trust me, trust me. तो initially when you start a film, you start कि यार इतने सारे actor आएंगे कैसे बड़े? Initially तो सब ना ही था. वो धीरे धीरे बात करते 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 क्योंकि अगर आप देखोगे नंबर ऑफ डेज वेरी लेस. माधवन इज ओनली फॉर 12 days, अर्जुन इज फॉर लेस डेज. तो ये कि इतने कम लोगों को लगेगा. एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द एक्टर थिंक ना कि मेरा लेंथ कितना होगा फिल्म के अंदर. पर हमने बोला था कि इस पर इम्पैक्ट ज्यादा होगा. इफ यू लुक एट माधवन पार्ट विद ओनली 12 to 14 days ऑफ जॉब, बट यू सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट रोल. ट्रू. तो शुरू में तो सभी हमको बहुत ज्यादा कन्विंस करने में लगे. हम दोनों ही बात करते थे कि होएगा कैसे. एंड फॉर ऑल दी अदर फॉर ऑल दी दिस 4 रोल, अमांडा गेट और मे बी इकबाल और मे बी माधवन रोल एंड एवरीवन रोल, सब डिफरेंट एक्टर्स थे. We didn't think of this bigger superstar or bigger actor for that. We didn't think. सब में धीरे धीरे except माधवन. इस प्रोजेक्ट की किस्मत में था इतना सुपरहिट होना. मतलब ये तो बिल्कुल किस्मत थी इस फिल्म की. हर फिल्म की किस्मत होती है ना. हर फिल्म किस्मत होती है. एंड तो ऑनेस्टली आदित्य के कन्विक्शन ना वो फर्स्ट डे में दिख गए थे. वो मुझे अभी भी स्टिल रिमेम्बर द वर्ड कि देख ये फिल्म के बाद क्या होगा. एंड वो पूरा है. आई थिंक वो इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो है ना. आई थिंक इज मुझसे भी 1-2 साल छोटा ही है. एंड आई फील सो हैप्पी दैट इतनी कन्विक्शन है. मेरे को भी ये कन्विक्शन चाहिए. आई थिंक आई आल्सो नीड दिस काइंड ऑफ लव एंड कन्विक्शन कि देख क्या होगा. इन हिज वे ऑफ थिंकिंग ऑफ सीन, the way he designed scene, his sensibility of music, complete surprise people with the music कि आप सीन कौन सा चल रहा है और आप कौन सा म्यूजिक यूज कर रहे हो. एंड you are enjoying the whole scene. ये सब जो है मैंने भी बहुत रह के साथ में रह के 2-2.5 साल में बहुत कुछ सीखा है इनडायरेक्टली उससे कि यार भाई ये ऐसे बिल्कुल अलग सोचने का. अलग सोचना इज द की एक्चुअली. यू जस्ट सेड इट राइट. तो मुकेश, आई एम श्योर आपको हजारों कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे धुरंधर की कास्टिंग पे, बट हुज कॉम्प्लीमेंट टच्ड यू द मोस्ट? हुज कॉम्प्लीमेंट मैटर्ड द मोस्ट टू यू? आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने सबने बहुत मैसेजेस किए. सब अभी बहुत मैसेज कर रहे हैं सब लोग. जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगना जो पब्लिकली, जो आम पब्लिक जिनका फिल्म से सिर्फ जो फिल्म देखते हैं ना, वो लोग भी आगे मुझे बोले बेटा तुमने कास्टिंग किया है, बहुत अच्छा लगा. when they all recognize me through thanks to the social media, they also recognize my face now. when a general public and asking me क्योंकि बहुत कम होता है जब टेक्नीशियन को लोग पहचानते हैं and they come and talk to them. I think local people wherever I'm going and people are meeting on the road, even when I was just taking a flight, वहाँ भी मुझे मिले part 1 के बाद कि are you the one who did the casting of धुरंधर. I think जो आम पब्लिक, जो लोकल लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं ना, जो शायद कभी नहीं मिलता था. वासिफ के टाइम पे भी इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया है. कायपुच्चे के टाइम पे प्यार दिया, दंगल के टाइम पे बहुत प्यार दिया, डीडे के, चिल्लर पाटे के टाइम पे, बजरंगी भाईजान के टाइम पे, संजू के टाइम पे बहुत सारा प्यार इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया. लेकिन जो आम पब्लिक, जो रेगुलर ऑडियंस जो फिल्म देखने जाती है, तो उन लोगों ने जो मुझे मिला बोला और मैसेजेस जो आम लोगों के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो मुझे ज्यादा
लगता है कि चल आई एम डूइंग राइट इन माई लाइफ। नो एब्सोल्युटली मुकेश, इनफैक्ट आपके इस काम की वजह से जो कास्टिंग डायरेक्टर्स की एक ओवरऑल इमेज है वो उठ गई है। मतलब लोगों को बहुत, कास्टिंग इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होने वाला है आपके इस काम की वजह से। थैंक यू वेरी मच। आई एम होपिंग कि अब पूरी कम्युनिटी को फायदा होगा, आने वाले जनरेशन जो कास्टिंग में आएगी। हम लोगों ने अच्छा एक बेस बना दिया, टचवुड इसको रिस्पेक्टफुली डिग्निटीज के साथ हम करते रहे। या बहुत से लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कैमरा ट्रेनिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, एक्टिंग के लिए। आई होप इन फ्यूचर आई ऑल्सो मैं इसको एक इंस्टीट्यूट बना जहाँ पे लोग आए कास्टिंग भी सीखे और इसको एक फुल फ्लेज प्रोफेशन बनाएं, क्योंकि हमने बहुत साल लगे। आज लगभग 20 साल हो गए हैं, 20 साल के बाद हम लोग बात कर रहे हैं कास्टिंग के बारे में, जबकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ना वेरी हैप्पी कि ये हुआ, और ये बहुत अच्छा चेंज है, एंड आई होप कि ऐसा होता रहे। नो टोटली मुकेश, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं। अब वो पहले से भी ऑफ कोर्स आपको इम्प्रेस करने में लगे रहते होंगे, बट आफ्टर धुरंधर ऑल द मोर आई एम श्योर एक्टर्स आर होपिंग एंड प्रेइंग दैट यू शुड नोटिस देम। तो ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? व्हाट इज़ दैट वन मंत्रा दैट यू वांट टू टेल टू द एस्पायरिंग एक्टर्स जो कास्टिंग डायरेक्टर्स की नज़र में आना चाहते हैं? मेरे पास एक नहीं है, दो तीन चीजें हैं विच आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन इन नाइसली। कि एक तो था, ये पूरी का पूरी इंडस्ट्री है ना, ये पेशेंस का खेल है, एंड ओवरनाइट कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा। एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कीप योर मेंटल हेल्थ हैप्पी, बिकॉज क्या इतना कम काम है और इतने लोग हैं। मतलब इफ यू आस्क मी, देयर आर 10,000 पीपल वॉक इन टू माई ऑफिस ऑलमोस्ट एवरी वीक। तो आई जस्ट वांट टू से दैट हैव पेशेंस एंड डोंट गेट इनटू नेगेटिविटी। अगर आपके लिए बना है, आपके लिए लिखा है, तो 100% होगा। यू कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट। द ओनली थिंग इज दैट दे गेट इनटू द रॉन्ग नेटवर्किंग, दे गेट इनटू सोशलाइज, से मिलते हैं, उससे मिलते हैं, कुछ नहीं होने वाला। दे ओनली वर्क ऑन योर क्राफ्ट। इफ इज meant for you, it'll come to you. Trust me, there's a role for everyone if you know how to act. Because we are only working with the script, we're only working with the film. If you are genuinely working on your craft, and when you are looking for work, when you're struggling, I hate this word struggling, when you're in the process or looking for work, just make sure that you're happy because you chose this field, and just have some patience. अगर आपके लिए है, तो आपका होगा। क्योंकि हम लोग बहुत, आजकल की जनरेशन है, बहुत जल्दी पेशेंस लूज कर जाते हैं। उनको कल ही बनना है, बिकॉज सोशल मीडिया के टाइम में, इंस्टाग्राम के टाइम में, वो उनको लगता है रील बनाएंगे वायरल हो जाएंगे। नो, एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट, द फिल्म बिजनेस इज वेरी डिफरेंट। आपको धीरे धीरे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू मेक इट इन दिस लाइफ। अमेजिंग, मतलब कितना कमाल का आंसर दिया आपने मुकेश ये। और वैसे मैं एंड करने वाली थी इंटरव्यू, लेकिन अब आपने सोशल मीडिया की बात कही है, तो मुझे एक चीज़ ये पूछनी है कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको कितना सोशल मीडिया प्रेजेंस रखना चाहिए? मतलब वो ओवर एक्सपोज नहीं हो जाएं, या शुड दे बी पोस्टिंग रेगुलरली ऑन सोशल मीडिया? तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दिस। आई थिंक इफ यू लुक एट धुरंधर ना, मैंने एक भी एक्टर सोशल मीडिया पे कास्ट नहीं किया। अच्छा, ओके। माई ओनली थिंग इज दैट कि आप एक सोशल मीडिया में जो एक आपका एक इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर है, वो डिफरेंट जॉब है। तो उसको मिक्स मत करो एक्टिंग के साथ। एक्टिंग एक प्रोसेस है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे इसलिए रहिए कि आप ऐसे दिखते हैं, ये आपकी प्रेजेंस है। दिस इज लाइक हाउ आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है कि ऐसे दिखते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में भी लोग क्या करते हैं ना, अपनी पिक्चर वीडियो कैसे बनाते हैं जैसे वो है नहीं। तो आइडिया टू जस्ट बी रियल एज पॉसिबल। अगर आप अपने पर्सनैलिटी चेंज करके सोशल मीडिया दिखा रहे हैं, अरे इन पर्सन आप ऐसे नहीं हो, देन देयर नो पॉइंट यूजिंग, नो पॉइंट। आई थिंक सोशल मीडिया पे रहना चाहिए कि आप हैं यहाँ पर, लेकिन आप उसको पुश करके बेचने की कोशिश मत करो। नेवर सेल योर टैलेंट ऑन सोशल मीडिया, वाओ। नेवर। बिकॉज जब आप टैलेंटेड लोग हैं, डू इट फॉर द कैमरा। आप जो काम जिसके लिए आप बने हैं, उसको वहीं कीजिए। लाइक कि आप अपना टैलेंट सोशल मीडिया पे मत भेजिए। आपको जहाँ मौका मिलेगा वहां देखिए, बाकी सोशल मीडिया पे रहिए। आप अपने आप को जितना रियल रखते हैं तो उतना रियल रखिए। लेकिन आपको लग रहा है कि आप वहां पर बेच के हमको इम्प्रेस करेंगे या किसी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ऑल द बिग डायरेक्टर आर सिटिंग ऑन सोशल मीडिया की कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। वी डोंट रियली एक्चुअली सी दैट। वी दे यूजिंग दिस फॉलोअर्स एंड कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि किसी को गाना प्रमोट करना है, किसी को ब्रांड प्रमोट करना है, किसी को नया म्यूजिक वीडियो प्रमोट करना है। फॉर देम इट वर्क्स कि सोशल मीडिया की फॉलोइंग होगी। फॉर अस, ट्रस्ट मी, नहीं वर्क करता। वेल दैट्स रियली अ प्रैक्टिकल एडवाइस। इनफैक्ट जितने भी लोग एस्पायरिंग एक्टर्स इसको देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो प्लीज़ देखिए कि मुकेश छाबड़ा उन्हें कहते हैं इज दैट्स इंडियाज बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर। ही सेइंग नेवर सेल योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। तो ध्यान दीजिए इस बात पे। एंड विद दैट लेट मी थैंक यू मुकेश। आई होप एंड प्रे कि आप इतनी ही अच्छी कास्टिंग अपनी आने वाली फिल्मों में भी करते रहें। एंड मोर पावर टू यू एंड योर क्राफ्ट एंड Thank you. टैलेंट। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द राइट एंगल। Thank you very much. I'm very happy that I did this video. I'm very happy. Thank you, Mukesh. God bless you.
And with this we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप अपना feedback मुझे देना मत भूलिएगा. You can write to me at sonal.kalra@hindustantimes.com और write in the comment section below. और जो भी best feedback हमें देगा उसको मौका मिल सकता है Stars in the City, जो कि एक हिंदुस्तान टाइम्स की प्रॉपर्टी है, जो शो मैं होस्ट करती हूँ. अभी उसमें आने वाले हैं अक्षय कुमार, सानिया मल्होत्रा, राजकुमार राव और भी बहुत सारे एक्टर्स. तो आपको स्टार्स इन द सिटी में दिल्ली में आने का मौका मिल सकता है अटेंड करने का. सो प्लीज़ डू नॉट forget to give your feedback on the show. I will see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. कुछ भी ना, कुछ भी. मेरे को लगा मुझे अब कुछ करना है. ये स्पॉइलर नहीं है. ये चुप रहो, चुप चुप. दिस इज टेरेबल. मैं क्या ही बोल रही हूँ. तुम हिल रहे हो तो फिर मुझे लगेगा ना कि कोई प्रॉब्लम हो रही है. अरे क्या कर रहे हो? खड़े रहे तीनों. इतनी जल्दी तुम्हारा कार्ड कैसे खत्म हुआ? खांस लो. जबरदस्ती खांसो. तुम्हें मजा आ जाएगा इसको एडिट करने में.